हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसी में आगे अपन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर। नॉर्मली पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर की हेल्प से अपन किसी भी पार्टिकल की लोकेशन या फिर अगर मैं बात करूं तो एड्रेस को डिफाइन करते हैं कि आपका वो पार्टिकल कहां है। ठीक, नॉर्मली जैसे अगर अपन बात करते हैं कि अपन जब भी किसी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं तो हमेशा किसी ना किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं। एज इट इज नॉर्मली जब भी अपन पोजीशन किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मली पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो वहां पर अपन किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो नॉर्मली अगर मैं इसको पहले डिफाइन करता हूं, ठीक है ना, तो नॉर्मली पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर अपन को क्या देता है, इट गिव्स द लोकेशन और एड्रेस of the particle with respect to observer। आई बात समझ में आप सभी को? इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अपन को पता लगता है अब वेक्टर तो फैक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई बस में तो देखना अपन लोग पोजीशन डिफाइन करना सीखते हैं किसी भी पॉइंट। सपोज आपको एक पॉइंट दे दिया इस तरीके से, पॉइंट पी दे दिया और वो बोल रहे हैं कि इसका पोजीशन डिफाइन करो। तो इसका पोजीशन डिफाइन करने से पहले अपन यहां पे क्या करेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करेंगे x एंड y। यही अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉर्मली फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जिसके रेस्पेक्ट में अपन किसी भी पॉइंट की, ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को क्या करते हैं, नॉर्मली डिफाइन करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक फ्रेम होता है जिसके रेस्पेक्ट में अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, उसके मोशन को अपन नॉर्मली क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। बट अगर अपन यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो इस तरीके से मैं ये जहां पे दोनों एक्सिस आके मिलती हैं इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑरिजिन बोलूंगा। ठीक, और इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको आज से मतलब नॉर्मली इसको क्या बोलूंगा मैं ऐसे, इसको मैं बोलूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉट के रेस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मैं किसी भी पार्टिकल के, ठीक है ना, पोजीशन एंड मोशन को क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, अब देखना आप लोग यहां पे, अब ये पॉइंट P है, मुझे इसकी पोजीशन बतानी है। क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक तरफ x एक्सिस से एक तरफ y एक्सिस है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत इजी है, आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ले लो और एक परपेंडिकुलर लाइन किस पे ले लो, y एक्सिस पे ले लो। ठीक, अगर मैं यहां से बात करूं तो x एक्सिस पर कितना आया, ये x पर आया, y एक्सिस पे कितना आया, ये y पर आया। आई बस, अब मुझे पॉइंट P पे जाना है तो पॉइंट P पे कैसे जाऊंगा, पहले मैं s एक्सिस पे कितना चलूंगा, x, और फिर y एक्सिस पे मैं कितना चलूंगा, y। आई बस में तो s एक्सिस पे चलूंगा x और y एक्सिस पे चलूंगा y, तभी तो पॉइंट P पे पहुंचूंगा। तो ऐसी कंडीशन पे P के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो s एक्सिस पे तो चला x और y एक्सिस पे चला कितना, y, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x, y। तो मैंने इस पॉइंट की एक तरीके से पोजीशन बता दी। देखना आप लोग यहां पे, इस पॉइंट की मैंने एक तरीके से क्या बता दी, पोजीशन बता दी। देखना आप लोग, तो पोजीशन हुई P इक्वल टू x, y। s एक्सिस पे चला x, y एक्सिस पे चला कितना, y। ठीक, अब मेरे पास एक ऑप्शन ये भी तो है कि मैं डायरेक्ट सीधा भी तो जा सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मेरे को पॉइंट P पे ओरिजिन से बात करता हूं पॉइंट P को, तो मैं क्या करता हूं, वेक्टर इसी तरीके से होता है आपके पास, एक वेक्टर का टेल होता है और ये वेक्टर का आपके पास क्या होता है, हेड होता है। इसको ऐसे उठाओ, ठीक है ना, और वेक्टर के टेल को रखो ओरिजिन पे और पॉइंट P कहां पर है, वहां पे बिल्कुल एक वेक्टर सीधा इस तरीके से ड्रॉ करो, ये। तो अब इस तरीके से मैं नॉर्मली क्या बता सकता हूं, एक तरीके से जो पार्टिकल है जो पॉइंट P पर है मैं बता सकता हूं कि ओरिजिन से किस डायरेक्शन में। आई पास में सकता हूं, तो ये मेरे पास एक तरीके से क्या जाएगा, P वेक्टर। पॉइंट P के रेफरेंस को क्या बोल देते हैं, P वेक्टर। और अब ये पोजीशन है तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, से पोजीशन वेक्टर बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको,
पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा देखना, तो p वेक्टर इक्वल टू, पहले s एक्सिस पर कितना चला x, अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डायरेक्शन भी लिखना है, तो s एक्सिस पर कितना मैग्नीट्यूड चला x, और s एक्सिस पे चल रहा हूं, और आप सबको पता है s एक्सिस पे डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i कैप से, y एक्सिस पे डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, j कैप से। तो ऐसी कंडीशन पे p वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाए, x i कैप प्लस फिर y एक्सिस पे कितना चला y, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, j कैप से। तो p वेक्टर इक्वल टू जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। ये इस तरीके से अपन नॉर्मली क्या बताते हैं, ये जो p वेक्टर है ये किसको बता रहा है, तरीके से पोजीशन वेक्टर को बता रहा है, किसको बता रहा है, पोजीशन वेक्टर को। और जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोलूंगा मैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, तो कैसे लिखूंगा कि सबसे पहले रूट s एक्सिस पर जितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, y एक्सिस पे जितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेकर से मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो s एक्सिस पे जितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, y एक्सिस पे जितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और दोनों को आपस में क्या कर देना बेटा, जोड़ देना। तो इस तरीके से नॉर्मल अपन किसी भी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर और साथ ही साथ उसके मैग्नीट्यूड को अपना इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में आप सभी को, देखो इसको जल्दी से फिर अपन एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको ये, ठीक है। तो देखना आप मान लेते हैं कि आपको पॉइंट P, ठीक है ना, पॉइंट P की जगह दे दिया आप लोगों को, एक एग्जांपल लेते हैं अपन 3,4 दे दिया, 3,4 दे दिया, तो आप देखना बहुत ध्यान से, थ्री कॉमा 4 दे दिया। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, अब 3b ये s एक्सिस ये y एक्सिस, पहले ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि s एक्सिस पे आप कितना चले 3, और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस पे आप कितना चले 4, या फिर एक तरीके से मैं मान लेता हूं कि 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑन s एक्सिस को पहले, ठीक है ना, और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑन y एक्सिस। इट मींस मेरे को क्या करना है, s एक्सिस पे चल रहा है मुझे 3, y एक्सिस पे चल रहा है मुझे 4, ठीक है, y एक्सिस पे चल रहा है मुझे 4। इन दोनों पॉइंट को जहां पे भी अपन इस तरीके से मिलाएंगे, ये पॉइंट आएगा वो p आ जाएगा, इसकी पोजीशन कितने जाएंगे 3,4। और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो अगर ये 3 है तो ये 3, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा आपके पास। और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक वेक्टर लूंगा, टेल को तो रखूंगा ओरिजिन पे, और हेड को कहां पे, पोजीशन उस पॉइंट तक जहां पे वो पॉइंट है, हेड को वहां तक लेके चला जाऊंगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से p वेक्टर हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे p वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 3, s एक्सिस पे मैग्नीट्यूड कितना है 3, साथ में कितना हो जाएगा i कैप, प्लस y एक्सिस पे मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो मैग्नीट्यूड हो गया साथ में डायरेक्शन, तो y एक्सिस पर डायरेक्शन किससे लिखते हैं, j कैप, तो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। तो ये आपके पास जो आया, ये आपके पास क्या आया, पोजीशन वेक्टर। आई बस में फिर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, तो कितना होगा, s एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, y एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास ये कितना जाएगा 9 + 16 25, तो रूट में 25, आंसर कितना जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। कि जो ये p वेक्टर होगा जो यहां से बिल्कुल सीधा जा रहा है, इस p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास कितना होगा 5 होगा। आई बस समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से अपन पोजीशन को क्या करते हैं, नॉर्मली डिफाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर को भी अपन ऐसे ही डिफाइन करते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन, देखना एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। पहले देखो इसको एक बार अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको इसी से रिलेटेड। मान लेते हैं कि आपको कोई क्यू पॉइंट दे दिया और लिख दिया -3,4 या -4 लिख देता हूं मैं, -3,-4, ठीक। अब आप देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो जब भी मैं s एक्सिस y एक्सिस बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है ना, ये होता है s एक्सिस, ये होता है x डैश मतलब -x, ये होता है y, और ये होता है आपके पास y डैश मतलब नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे -3, अब देखो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अब माइनस का साइन मतलब डायरेक्शन आपको अपोजिट लेनी है,
ठीक है, अगर 3 होता तो जब यहाँ पे 3 था तब आपने क्या लिया प्लस एस एक्सिस पर मैग्नीट्यूड, और जब यहाँ पे माइनस आ गया तब कहां पे लोगे माइनस एस एक्सिस पे, कहां तक जाओगे आप लोग मैग्नीट्यूड 3 तक जाओगे। आगे बस समझ में। और y एक्सिस अब -4 है तो अब मैं y पे नहीं जाऊंगा, कहां पे जाऊंगा y डैश पे जाऊंगा। ये हो गया 4, यहां पे हो गया 3, यहां पर हो गया 4, दोनों लाइन को आगे बढ़ाऊंगा इस तरीके से, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर आपका पॉइंट क्या आ जाएगा q, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, -3, -4। आगे बस में तो यहां से यहां तक ये हो गया -3, ये हो गया -4, ठीक। तो पोजीशन आ गई। अब वेक्टर फॉर्म ऐसे तो लिखेंगे इस तरीके से, देखो आगे बस में, और ये हो जाएगा आपके पास q वेक्टर। अब देखना q वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो q वेक्टर इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे 3, क्योंकि अब डायरेक्शन माइनस का साइन क्या होता है डायरेक्शन इधर होगी। अब आपको ध्यान से देखना, जब s एक्सिस पे चलते हो तो i कैप, y एक्सिस पे चलते हो तो j कैप, तो जब इधर की तरफ चलोगे तो हो जाएगा माइनस का i कैप, और y एक्सिस पे चलोगे तो माइनस का j कैप। आगे बस में तो इसको कैसे लिखूंगा 3, और साथ में क्या लिखूंगा माइनस का i कैप, क्योंकि s एक्सिस पे चला तो मैं 3 ही हूं ना, और माइनस का साइन क्या बता रहा है ओरिजिन से उल्टा चला, इसलिए -3 लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक। अब माइनस के साइन को अपन ने किसके साथ लिख दिया डायरेक्शन के साथ, कि आप x डैश पे जा रहे हो, तो हो जाएगा 3 माइनस का i कैप प्लस 4 माइनस का j कैप। आई बस में, तो ऐसे कंडीशन पे q वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा माइनस का 3 i कैप माइनस का 4 j कैप। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ये आपके पास निकल के आ गया पोजीशन वेक्टर, ठीक। और ये क्या निकल के आ गई थी आपके पास पोजीशन। तो हमेशा याद रखना कि जब भी अपन पोजीशन और पोजीशन वेक्टर पे बात करेंगे ना तो ओरिजिन से ही बात करेंगे हमेशा। आगे बस में एक पॉइंट फिक्स कर देंगे कि इसी के रेस्पेक्ट में बात करनी है, इसके अलावा अपन को कहीं पर भी नहीं जाना है। आगे बस में इसी तरीके से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा तो ठीक है, तो कितना देगा रूट लेना है, और एस एक्सिस पर जितना भी मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करना है, वाई एक्सिस पे जितना भी मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करना है, और दोनों को ऐड कर देना। ये कितना जाएगा आपके पास 9 + 16, तो रूट में कितना जाएगा 25, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो क्यूब वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कितना आया 5 आया। तो इस तरीके से अपन नॉर्मली पोजीशन वेक्टर को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। आगे बात समझ में। अब आप देखना नेक्स्ट, अब मेन पॉइंट ढंग से समझना। अब अपन को समझना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत अच्छे से समझना है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे अपन बात करते हैं। तो आपको ध्यान से देखना कि अगर सपोज ये तो एस एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना। एस एक्सिस पर डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस पर डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से, और ये आपका हो गया ऑरिजिन। आगे बस अब मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट P यहां पर है, P यहां पर है। जब अपन लोगों ने देखा टाइम कितना था अपन लोगों के पास t1, तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी देखना, यहां से यहां तक इसको अपन ले लेते हैं x1, और यहां से एक परपेंडिकुलर लेके इसको अपन ले लेते हैं y1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे x1, y1 बनेगा कि नहीं बनेंगे। आगे बस में तो मेरे पास जो अब अपन ने यहां पे देखा है, ठीक है ना, यहां पे अपन लोगों ने देखा है, इसलिए इस पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको इनिशियल पोजीशन। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास इनिशियल पोजीशन P इक्वल टू कितना हो जाएगा x1, y1, ठीक। तो अब मैं इसको इनिशियल पोजीशन है, तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसको ऐसे तो बोलूंगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको मैं मान लेता हूं कि यहां से एक पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेना है हमेशा, यहां से यहां पर एक पोजीशन वेक्टर ले लिया जिसको मैंने बोल दिया r1 वेक्टर।
तो ये हो जाएगा मेरे पास R1 वेक्टर इक्वल टू, देखना x1 i कैप प्लस y1 j कैप। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, और ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है? अब आप आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि जैसे अपन ने देखा इसने चलना स्टार्ट कर दिया और ये यहां से कहां, अब वेक्टर है तो वेक्टर एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा हमेशा, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, यहां तक पहुंच गए, कहां तक, q पर t2 टाइम में। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, वापस इधर एक परपेंडिकुलर लूंगा और यहां से यहां तक का, अब ये डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करिए, ओरिजिन से, तो ये कितना जाएगा x2, और यहां से इधर एक परपेंडिकुलर लूंगा, यहां से ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आप लोगों के पास हो जाएगी y। आगे बस में अब यहीं तक की बात कर रहे हैं अपन कि t2 टाइम में वो q पॉइंट पर आके रुक गया, तो अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x2, y2 हो जाएगा कि नहीं जाएंगे? ठीक, अब ये जो पोजीशन होगी ये आपके पास कौन सी पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना फाइनल पोजीशन, और क्या लिखेंगे, q इक्वल टू x2, y2। तब आप देखना, अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है मुझे। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर लो, टेल को तो रखो ओरिजिन पे और हेड को रखो जहां पे पॉइंट है वहां तक, तो ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, देखना आप आई बस में, और ये हो जाएगा आपके पास R2 वेक्टर। ठीक, तो R2 वेक्टर को कैसे लिखूंगा, R2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप। आई बात समझ में आप सभी को? अब आपको ध्यान से देखना, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना, वो यहां से यहां गया, यहां से यहां तक गया, तो ये फाइनल पोजीशन हो गई और ये इनिशियल पोजीशन हो गई, और उसने एकदम सीधे पाथ में, ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करा कि नहीं करा उसने, ठीक है ना? यहां से, अब वेक्टर इसलिए हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही बात करूंगा हमेशा, तो वो यहां से लेके यहां तक गया कि नहीं गया, और जब वो यहां से यहां तक मूव करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको ध्यान से देखना, अब यहां पे मैं आप लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं ट्रायंगल लॉ पे बात कर रहा हूं, एक बार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आपको ध्यान से देखना, इसमें आप क्या देखेंगे, पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है ना क्या होता है, कि अगर a वेक्टर इधर है, b वेक्टर इधर है, ठीक है ना, दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड पर इस तरीके से रखे हुए हैं, तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है वो हमेशा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, जिसको आप क्या लिखते हो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखते हो। ये अपन लोगों के पास ट्रायंगल लॉ होता है। ठीक, तो देखना अब आपको हमेशा याद रखना, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम सेंस में, तो जो थर्ड वेक्टर होगा वो जस्ट अपोजिट आएगा। अब देखो अपन ऐसे गए तो अपन सोचेंगे ऐसे जाए, सेम सेंस में, लेकिन नॉर्मली दो वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में होंगे, a b, जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो ऐड हो जाएंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, देखो सेम सेंस में, तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा इन दोनों के अपोजिट आएगा। आगे बात समझ में, चलो अपन देखते हैं, देखना अब अपन बात करते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप देखना, अब आपके पास देखना ओरिजिन से r1 वेक्टर इधर की तरफ है कि नहीं है, और इसको अपन बोल देते हैं यहां से यहां तक जो ये पाथ ट्रेवल करा, इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा r वेक्टर। क्या बोल देता हूं इसको, डेल्टा r वेक्टर, और फिर वो इधर से इधर ऐसे गए, तो ये हो गया डेल्टा r वेक्टर। अब देखो r1 वेक्टर और डेल्टा r एक ही डायरेक्शन में, r1 वेक्टर डेल्टा r, तो फैक्टर आप देखो ये जो आपके पास r2 वेक्टर आ रहा है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इस तरीके से, तो दो वेक्टर तो सेम सेंस में, दो वेक्टर सेम सेंस में, और जस्ट जो थर्ड वेक्टर है जो ट्रायंगल की थर्ड साइड पर आता है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको कैसे लिखूंगा, r2 वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर। अब देखो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर है ना, फाइनल और इनिशियल, तो मुझे कैलकुलेट करना है क्या, डेल्टा r, तो डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r2 वेक्टर, और इसको इधर लेके आ जाओ माइनस का r1 वेक्टर, और ये जो डेल्टा r वेक्टर होता है, ये डेल्टा r वेक्टर ही मेरे पास एक तरीके से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। क्या होता है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे बात समझ में आप सभी को, जल्दी से देखो एक बार इसको, जल्दी से देखो एक बार इसको, ठीक है? आगे बढ़े अपन, तो देखना अब आप, ये समझ में आया ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एकदम सीधा, ठीक है? अब मैं इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं,
इस डायग्राम को हटा देता हूं, है ना, देखना अब आप लोग। तो अब अपन को एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि जो आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है, आप लोगों के पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डेल्टा आर वेक्टर। अभी कितना है? R2 माइनस R1। तो R2 आप लोगों के पास क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जब भी अपन फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब चेंज पर बात करते हैं कि नहीं करते, कि पहले पोजीशन वेक्टर ये था, अब ये हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है एक तरीके से वो आप लोगों के पास होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मतलब कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की नई डेफिनेशन आप लोगों के पास है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बस में। अब आप देख रहे हैं इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, ये रहा R2 वेक्टर आपके पास, तो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन तब आप लोगों के पास डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये रहा i कैप और ये रहा i कैप, तो ऐसा करता हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप हो जाएगा। अब आप देखना, अब आपके पास यहाँ पे i कैप है, कॉमन ले लो, तो आपके पास डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप माइनस i कैप के साथ i कैप वाली डायरेक्शन में माइनस करेंगे, j कैप के साथ j कैप ले लो, तो ये जाएगा प्लस y2 माइनस y1 और यहाँ पर कितना जाएगा आप लोगों के पास g कैप। ये आप लोगों के पास क्या निकल के आ गया, ये आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और किसमें निकला ये? 2D में, टू डायमेंशन का मतलब जिसमें ओनली टू एक्सिस चेंज होगी, xy या फिर yz या फिर zx। आगे पास में, और इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सर मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है, सबसे पहले रूट लगाओ, s एक्सिस पर s एक्सिस के अलोंग जितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक तरीके से क्या हो गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बस में। तो इस तरीके से अपन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं, ठीक है ना। ये देगा डिस्प्लेसमेंट को, और अगर वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो ये देगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। आई बात समझ? देखो जल्दी से एक बार इसको, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखना आप लोग, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको वापस। तो जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे, अगर मैं 2D में लिख रहा हूं तो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल आई क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या। तो ये मैंने किसमें लिखा? 2D में, जिसमें ओनली कितने एक्सिस यूज करूंगा? दो एक्सिस, कोई सी भी लो, x y y z z x जो आपको अच्छा लगे। और अगर 3D में इसी को मैं लिखता हूं, ठीक है ना, r डैश वेक्टर बोल देते हैं अपन इसको, ठीक है ना, डेल्टा r डैश वेक्टर। इसको कैसे लिखूंगा? वही x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 और साथ में क्या लग जाएगा? k कैप लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए कि आपके पास दे रखा है कि एक पॉइंट है, ठीक है ना, t1 इक्वल टू 0 पर, वो है आप लोगों के पास 3, 2, 4 और वो t2 इक्वल टू t10 पे पोजीशन हो जाती है आप लोगों के पास q, ठीक है ना, वो p से q जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे अब उसने आपको दे दिया सपोज 1, 2, 3। आगे बात समझना सभी को।
तो ऐसी कंडीशन पे अब वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, तो ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इनिशियल पोजीशन, और ये हो जाएगी आपके पास फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। अब ये इनिशियल पोजीशन है, तो इससे मैं पी वेक्टर लिख दूं, और पी वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये कितना जाएगा आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। और ये हो जाएगा आपके पास फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये हो जाएगा q वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना। तो अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे निकालूंगा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है, ये रख, तो हो जाएगा आई कैप, या फिर मैं लिख देता इसको क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, देखना, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस यहां पे कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो। आगे बात समझ में आपको? तो देखो अब आप आगे बढ़ो, देखना अब आप लोग। तो अगर मैं अब यहां पे बात करूं तो इसको लिख सकता हूं, ये डेल्टा आर वेक्टर चल रहा है अभी अपना, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखो आई कैप ये रहा, आई कैप ये रहा, तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3, तो कितना बचेगा माइनस का 2i कैप, इधर माइनस का 2j कैप, इधर प्लस का 2j कैप, इधर माइनस का 2j कैप, तो कितना हो गया 0 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास 0, तो ये हो गया 0, फिर इधर है प्लस का 3k कैप, इधर है माइनस का 4k कैप, तो माइनस का k कैप बचा कि नहीं बचा, तो आपके पास अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा आप मतलब कितना आएगा माइनस का 2k कैप माइनस का k कैप। और अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मॉड में बंद करके रूट लिखो, s एक्सिस पर कितना मैग्नीट्यूड है -2 का स्क्वायर, y एक्सिस पे कितना है मैग्नीट्यूड है -1 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दो तो आपके पास यहां पर ये कितना हो जाएगा 4 + 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास √5। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? तो इस तरीके से नॉर्मली अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के और डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं नॉर्मली डिफाइन करते हैं। आई नहीं बस में देखो जल्दी से इसको।